हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने समानता के अधिकार में ही क्रीमी लेयर के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अभी जो हमारे समानता के अपवाद थे कुछ, उनके बारे में देखा कि मतलब सबको समान अधिकार मिलता है विधि के समक्ष, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, और उनमें से जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, संसद या विधानमंडल के जो भी सदस्य होते हैं, तो उन सभी को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रीमी लेयर, और इसका मतलब क्या होता है, इसमें आखिर क्या बात की गई है, वो डिटेल से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्रीमी लेयर वर्ड आया है, तो इसमें होता क्या है कि पिछड़े वर्ग के जो विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि जो ओबीसी के बच्चे होते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, तो वो इस आरक्षण के तहत आते हैं, मतलब कि इस योजना के तहत आते हैं या क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, जिसमें इनको लाभ नहीं मिलता किसका, आरक्षण का। ठीक है, जो रिजर्वेशन होता है उनका प्रॉफिट इनको नहीं मिल पाता है। अब वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, इसको आपको ये जो स्लाइड में दिख रहा है उसको एज इट इज, ये नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कल आप में से किसी के द्वारा कमेंट किया गया था, तो इसको मतलब माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा या तो हमको सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं बोलते जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें लिखा है वही मैं बोल रही हूँ। सो यहाँ पे हम पहले इसके आप बात करें कि सबसे पहले क्या बात की गई है, तो यहाँ पे कि संवैधानिक पद, यानी कि संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो संवैधानिक पद हैं आपको पता होना चाहिए, और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का पद या मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का या उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है कि नहीं है, या कै के पद को संवैधानिक पद कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। संवैधानिक पद का मतलब होता है हमारा कि जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया हो, वर्णन किया गया हो। ठीक है, जिसके लिए एक विशेष आर्टिकल रखा गया हो। जैसे राष्ट्रपति के पद के लिए हमारे संविधान में वर्णन है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति के लिए भी वर्णन है। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है, जबकि राज्य में और सेंटर में, यानी कि राज्य में उप मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और उप राज्यपाल जो होते हैं वो भी होते हैं, तो इनका जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है कि कभी ये पूछा जाता है कि मतलब इनमें से कौन सा पद संवैधानिक पद नहीं है या कि कौन सा पद संवैधानिक पद है। तो बिल्कुल आपको केयरफुली पढ़ना है और अच्छे से डिटेल से समझना है कि जिनका हमारे संविधान में वर्णन है केवल वही ही संवैधानिक पद कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें सीधे तौर पे क्या लिखा गया कि संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो हो गए, और संघ लोक सेवा आयोग दैट मीन्स यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के। ठीक है, या स्टेट पीएससी के जो भी सदस्य होते हैं, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। ठीक है, जो कैग होते हैं, तो इनको क्या होता है कि इनके बच्चों को, जो भी इनके बच्चे होंगे वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, और दूसरे में बात की गई है कि वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के बनास, यानी से यहाँ पे लिखा हुआ सेवा के क्लास सेकंड अधिकारी जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में है, इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि यह नियम
निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। ठीक है, ये जो क्रीमी लेयर का नियम है वो कहाँ कहाँ पे लागू होता है? वर्ग ए या ग्रुप ए या ग्रुप बी की सेवा में क्लास सेकंड अधिकारी जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में हैं। ठीक है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो सेंटर पे हो या स्टेट पे हो। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो स्टेट लेवल के हैं या कि सेंटर लेवल के हैं, तो यहाँ क्रीमी लेयर की श्रेणी में वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की। तो यहाँ पे बात की गई है सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों के समान रैंक का अधिकारी। ठीक है, यहाँ पे कौन है इसमें क्रीमी लेयर में? ये मैं बात कर रही हूँ जिसकी वो क्रीमी लेयर में शामिल है, या तो ये इस पद में है तो इनके बच्चे शामिल हैं। तो जो भी ये पद में होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हों, फिर चाहे वो स्टेट के सर्विस में काम कर रहे हों, या कि बात करें हम तो सेंटर में सर्विस दे रहे हों। ठीक है, इनके जो बच्चे होंगे क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। दैट मीन्स यदि ये SC ST OBC के भी आते हैं तो भी इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, भले ही ये पिछड़े कास्ट के आते हैं लेकिन इनकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन बेहतर है तो इनको क्या नहीं दिया जाएगा? आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्रीमी लेयर। और यहाँ पे कौन कौन नहीं शामिल होगा ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं करना कि कर्नल शामिल नहीं होंगे, उनके बच्चों की बात की जा रही है, छात्रों की बात यहाँ पे आ रही है। तो इनके ये जितने भी हैं इनके बच्चों को ये नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है कि सेना के कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों के समान रैंक का अधिकारी जो होगा ये भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर, अधिवक्ता डेट मीन्स एडवोकेट, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। ठीक है, ये भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद आता है व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है? व्यापार में, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हुए जो व्यक्ति होंगे वो भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। और शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले हैं वे भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। यानी कि जिनके पास निजी पक्का भवन है या सीमेंट का बना हुआ मकान है, जिनके पास निश्चित सीमा से अधिक। ठीक है, कि जैसे चलो ठीक है, जो भी इसमें आरक्षण की बात की गई है कि 2 एकड़ आपके पास ज़मीन होती है तो उसमें से आपको दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आपके पास 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 12 एकड़ है, तो काफ़ी बड़े आप काश्तकार हैं, तो वहाँ पे भी आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में आओगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, और इसमें बात की गई कि जिन लोगों की सालाना आय 4 से 5 लाख 4 या 5 लाख से अधिक है, जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है। 1993 में क्या हुआ था, जबकि मलाईदार परत दैट मीन्स क्रीमी लेयर है तो हदबंदी लागू की गई। यह 1 लाख थी, बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2 से 5 लाख तथा 2008 में 4 से 5 लाख एवं 6 लाख रुपए 2013 में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसकी जो थी दैट मीन्स यहाँ पे बात की गई है कि आपकी यदि सालाना आय मतलब वार्षिक आय जो है वो 4 से 5 लाख रुपए से अधिक होती है, या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति होती है। ठीक है, जितनी इसमें छूट दी गई है उससे ज़्यादा आपके पास संपत्ति है। उसके बाद है कि इसमें कुछ कई मतलब संशोधन किए गए हैं। जैसे यदि हम बात करें तो पहले क्या था कि 1993 में जो क्रीमी लेयर था इसमें हदबंदी लागू की गई थी और इसमें 1 लाख था कि मतलब वार्षिक आय यदि 1 लाख से अधिक है तो आप शामिल नहीं हो सकते हो। उसके बाद 2004 में आया कि चलो ठीक है आय बढ़ रही है, सो 2 लाख से 5 लाख तक यदि है तो आप नहीं उसमें शामिल हो सकते हो। और उसके बाद आया कि 4 से 5 लाख, तो इसमें और अब 2013 में क्या कर दिया है कि 6 लाख,
यानी वार्षिक आय जिसकी 6 लाख से ज़्यादा होगी वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, सीधे तौर पे यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो इसमें मोटा मोटा यदि हम समझें, जितने भी हमारे ये 6-7 पॉइंट दिए गए हैं इनका यदि ओवरव्यू निकालें तो सीधा एक ही मतलब है कि यदि आप किसी भी कास्ट से हो और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत आप स्ट्रांग हो, तो वहाँ पे आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हो, मतलब आपको आरक्षण की सुविधाएं जो भी मिल रही हैं वो नहीं दी जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप एक राष्ट्रपति के बेटे हो और वहाँ पे आप ओबीसी से आ रहे हो, ठीक है, अब ओबीसी में आपको आरक्षण दिया गया है कि जो भी 1427 है वहाँ पे आपको, तो आप यदि ये आशा करो कि हमें आरक्षण मिलेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आरक्षण के लिए हकदार नहीं हो। और क्यों हकदार नहीं हो? क्योंकि आरक्षण में साफ साफ कहा गया है कि जिनकी आर्थिक कंडीशन खराब होगी उनको ही आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी तो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सारी कंडीशंस जो है वो बेटर है, सो आप आरक्षण के हकदार नहीं हो सकते हो। यहाँ पे सीधे तौर पे ये बात की गई है कि हम इकोनॉमिकली यदि स्ट्रांग है तो हम क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे, चाहे हम किसी भी कास्ट के हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम यदि सोचें कि सबको ही दिया जाता था तो बिल्कुल, जो भी इसका मतलब कोई भी गाइडलाइन जारी की जाती है, जैसे आरक्षण के लिए कोई दिशा निर्देश लाया जाता है, उसमें सीधे तौर पे लिखा होता है सब कुछ, ठीक है, साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पे क्या क्या बातें की जा रही हैं, यानी इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा, कि आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, वार्षिक आय आपकी कितनी होनी चाहिए, सालाना जो भी आपकी आय है वो कितनी होनी चाहिए। यदि आप उन शर्तों को पूरा करते हैं तभी इसमें आएंगे, अदरवाइज आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर को समता। तो लोक नियोजन के विषय में यदि हम इसमें बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 3 अपवाद हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमारे लोक नियोजन के विषय में भी यदि अवसर की समता की बात करते हैं तो इसमें भी 3 अपवाद हैं, और वो कौन कौन से हैं तो इनके बारे में हम जानते हैं। पहला हमारा है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। इसके उदाहरण तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हैं। यानी कि जो हमारी संसद है वो क्या कर सकती है, किसी विशेष रोजगार के लिए, ठीक है, निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। और इस एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। उसके बाद दूसरा है, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टेट में बात की गई है कि जो हमारा स्टेट है तो वो जो भी काउंसिल यहाँ पे नियुक्तियाँ की जा रही हैं, ठीक है, तो क्या करेगा कि नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और ये कहाँ पे कर सकता है, या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है, यानी कि कोई भी पद है स्टेट में, वहाँ पे वो क्या कर सकता है कि सिर्फ पिछड़े वर्ग वालों के लिए ही बना दे। तो ये राज्य के पास पावर होती है, और ये कर कब सकता है, जब क्या हो कि इनको समान प्रतिनिधित्व तो ना मिल रहा हो तभी, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड इसका है कि विधि के तहत किसी संस्था या इसके अधिक यानी कि कार्यकारी सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। तो यहाँ पे है कि विधि यानी कानून के तहत किसी संस्था, जो भी कोई भी संस्था है यदि, या इसके कार्यकारी सदस्य जो इसमें काम करने वाले सदस्य, या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडलायुक्त की। तो पहले यहाँ पे यदि हम बात करें तो लोक नियोजन के विषय में हमने देखा, अब हम बात करेंगे मंडलायुक्त की। इसमें क्या बातें कही गई हैं, इसमें है कि मंडल आयोग और उसके परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात किया गया है कि वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य पीबी मंडल की अध्यक्षता में किया था। ठीक है, यानी कि किया गया था। आयोग में अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश किया और
3,743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे एक किसका किया जाता है, पीबी मंडल की अध्यक्षता में एक गठन बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या बात की जाती है, पिछड़ा वर्गों के लिए ये गठन तैयार किया जाता है और यहाँ पे 1980 में ये पेश किया गया था। इसमें क्या था कि 3,743 जातियों की पहचान की गई थी जो कि सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। ठीक है, यानी कि समाज में वो शैक्षणिक आधार पर बहुत ज़्यादा पीछे थी और जनसंख्या में इनका प्रतिशत 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नहीं थी। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए मतलब इनका जो हिस्सा था वो काफ़ी अधिक था, काफ़ी ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई थी और ये समाज में शैक्षणिक रूप से बहुत ज़्यादा पीछे थी। इसी आयोग ने ही क्या बात की थी, जो मतलब कि पीबी मंडल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो इसमें ही 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। उसके बाद आता है कि प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में, यानी कि 1992 में आर्टिकल 16 का 4 के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के जो भी हमारा है, मतलब यहाँ पे बात करते हैं तो पिछड़े वर्गों में पद से जिस रोजगार आरक्षण यानी पक्ष है, ठीक है, यहाँ पे तो पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका परीक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। यानी कि आर्टिकल जो 16 का 4 है, इसमें क्या बात की जा रही है कि ये जो मंडल बनाया गया था इसमें विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका जो परीक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया और कुल आरक्षण कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे इस बात को आप समझिए, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो मुद्दा चल रहा था 2019 का ही है कि जो आर्टिकल 15-16 में संशोधन हो रहा था 10% आरक्षण को लेके, जो कि जनरल वालों के लिए था। उसमें क्या बात कही जा रही थी कि वहाँ पे आप यदि ऐसा करते हो तो जो भी आरक्षण है उनमें कमी करनी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि सीधे तौर पे हमारे संविधान में बात की गई है कि आप किसी को कितना भी आरक्षण दो, लेकिन जो भी ऑल ओवर उसका रैंक है या उसकी बात करें यूनिट है, सिर्फ 50% ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप 50% का मतलब ये समझिए कि जैसे 27% SC/ST वालों के लिए हो गया, 14% OBC वालों के लिए हो गया, 10% जनरल वालों के लिए हो गया, कुछ और 10-20% और कैटेगरी वालों के लिए हो गया। यहाँ पे आपको टोटल मिला के करना है, चाहे आप किसी भी कास्ट के लिए कितना भी दो, टोटल 50% ही होना चाहिए आरक्षण। ठीक है, उसके अलावा इसकी लिमिट आप नहीं बढ़ा सकते हो, संविधान में हमारे बात की गई थी। और प्रोन्नति यानी कि किसी का क्या होता है, प्रोन्नति होती है, किसी के पद की बढ़ोतरी होती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रमोशन होता है आपका, तो उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, कि यदि आप SC/ST से आ रहे हो और वहाँ पे आप ये होप्स रखो कि हमारा क्या है कि इस आधार पे हमारा प्रमोशन होगा, हमको अच्छी और ज़्यादा पोस्ट मिलेगी, तो हमारे कास्ट के आधार पे, तो वहाँ पे आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और ये बात बिल्कुल याद रखना, सारी बात आप भूल जाओ चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस 50% ही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में दो चाहे ना दो। उसके बाद आता है अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी जो भी क्रीमी लेयर से संबंधित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, आरक्षण की अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में अति जोड़ व निम्न जोड़ के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त व्यवस्था के बाद सरकार में निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे हुआ क्या था कि जो हमारी ये उच्चतम न्यायालय, ठीक है,
क्या किया गया था कि उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कुछ कदम उठाए थे, और वो कदम कौन कौन से हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बात करते हैं। देन कल हम बात करेंगे जो हमारा आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता कांत, उसके बारे में। इसमें बात क्या की गई थी, पहला था कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामानंदन समिति का गठन किया गया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर के पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ये कब किया गया था, 1993 यानी 1993 में किया गया था। जो ये समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता हमारे लिए, और इस समिति का नाम था रामानंदन समिति। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए यदि किसी समिति का गठन किया गया था तो रामानंदन समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था, तो 1993 में ये गठन किया गया था। और यानी कि 1993 में ये लोग क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि संसद ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। यानी कि जो हमारी संसद है उसने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करती है। और तीसरा हमारा है कि प्रोन्नति, दैट मीन्स प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने के लिए 77वां संविधान संशोधन या 77वां जो है 77 अमेंडमेंट 1995 में पास किया गया, जो आर्टिकल 16 में जोड़ा गया। ठीक है, ये कब जोड़ा गया, आर्टिकल 16 में जोड़ा गया है। मतलब कहाँ पे जोड़ा गया, तो आर्टिकल 16 में। और कब किया गया, ये 1995 में। और संशोधन नंबर यानी कि अमेंडमेंट नंबर कौन सा था, तो 77वां यानी 77 नंबर था। ठीक है, इसमें क्या बात की गई थी, प्रोन्नति में आरक्षण की समाप्ति। जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको यदि प्रमोशन हो रहा है तो वहाँ पे आरक्षण का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये पहले हालांकि प्रावधान था कि दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसमें संशोधन हुआ कि ये नहीं दिया जाएगा। और ये किस में बात की गई है, हमारे मतलब किस में ये जोड़ा गया है या किस में संशोधन किया गया है, तो आर्टिकल 16 में ये जोड़ा गया है। ठीक है, अब आता है हमारा इसके आगे की पॉइंट की बात करें तो 76वें संविधान संशोधन में 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 9वीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु में क्या होता है कि मतलब 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम, ठीक है, तमिलनाडु की तरफ एक आरक्षण अधिनियम लाया जाता है 1994 में। और 9वीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत ये क्या करते हैं कि 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की 50% से भी ज़्यादा आरक्षण वो दे रहे हैं। उनमें से तमिलनाडु जो यहाँ पे बताया गया है वो कितना दे रहा है, 69% दे रहा है। ठीक है, जबकि हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पे सीधे कहा गया था कि आपको 50% ही आरक्षण देना है, लेकिन बाद में ये लोग अपना संशोधन करके 69% तक आरक्षण को बढ़ा लिए हैं। ठीक है, तो इसमें और आपके पास यदि लक्ष्मीकांत जी की बुक होगी तो अभी जो मैं ये पढ़ाई हूँ पूरा उसको और डिटेल से पढ़ना है ताकि पूरा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपको यदि क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आपको एज इट इज नोट कर लेना है और नोट्स बनाते जाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अस्पृश्यता का अंत, और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो भी बातें कही गई हैं। और फिर उसके बाद हमारा शोषण का अधिकार आने वाला है, तो उसकी चर्चा करेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।